हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम जो 10th क्लास के बच्चों का बोर्ड का प्री बोर्ड का जो एग्जामिनेशन हुआ था 30 मार्च को, उसके इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं साइंस का। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी मॉर्निंग शिफ्ट वाली, उसमें कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस जो है, वो जो क्वेश्चन जो स्किप हो गए हैं उनकी हम अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। और जो उसमें जो क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन करे हैं उसको ध्यान से समझे, ठीक है। तो चलिए आज का हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि राइट वन ऑब्जर्वेशन व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेरियम क्लोराइड। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है और ये भी बताना है कि जो रिएक्शन है वो किस टाइप की रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखना बताती हूँ मैं आपको कैसे होगा। ये रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं। तो जो इसकी रिएक्शन है वो क्या है, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स NaCl प्लस BaSO4। और जो ये BaSO4 होता है ये क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी तरफ देखते हैं। क्या बोला है इसमें कि बिसाइड द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन के अलावा और क्या क्या रिलीज होता है, आपको ये बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इसमें क्या क्या मिलता है हमें, लेड मोनोऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको ये बताना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द केमिकल नेम and the chemical formula of salt which is used to make drinking water free from germs in bleaching washed cloth in laundry। ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है कि जब हम कोई भी वाटर होता है उसको क्लीन करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है। तो आपको पता है कि क्लोरीन ऐड करते हैं तो वाटर क्या होता है, क्लीन हो जाता है ना। तो आपको उसी केमिकल का नाम लिखना था। तो वो केमिकल क्या है, CaOCl2, है ना। इसका पूरा नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो आपको इसमें ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। आपको बताना है कि इसमें से चार चीजें लिखी हुई है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है कोवेलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, they exist as a solid, liquid and gas, insoluble in water, they conduct electricity, have low melting and boiling point, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो कौन बनाते हैं, नॉन मेटल, और नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो इसका ऑप्शन क्या है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। स्टार्स जो है वो नाइट में ट्विंकल क्यों होते हैं। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट क्या है कि वाई डू द सन अपीयर वाइट एट नून। नून पे क्या होता है, जब दोपहर होती है तो जो सन होता है वो व्हाइट क्यों दिखता है। आपको पता है कि जब सनराइज होता है तो वो जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे वो रेड दिखता है, रेडिश दिखता है। तो उस समय क्या होती है, जो रेड कलर होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा स्कैटर्ड होता है, तो इसलिए वो हमें वैसा दिखता है। लेकिन नून में क्या होता है, ब्लू कलर स्कैटर होती है, जिसकी वजह से वो क्या दिखता है, हमें व्हाइट दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन हाफ अ कॉन्केव मिरर इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विद दिस मिरर प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द शेप ऑफ द मिरर। इसमें पूछा है कि अगर हम कनकेव मिरर को आधा जो है हम उसको कवर कर दे ब्लैक पेपर से, तो क्या वो जो मिरर है वो इमेज बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, ठीक है। क्योंकि उसका जो हाफ है वो तो ओपन है, तो वहां से इमेज बनेगी, ठीक है। और नेक्स्ट बोला है कि इसकी जो है जो मिरर है उसका ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा ये।
कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय अ कनकेव मिरर। इसमें आपको बताना है कि जो रेज हैं अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है तो जो उसका रिफ्लेक्शन होगा कनकेव मिरर में वो किस तरीके से होगा। तो जो इसका आंसर है इसमें जो है, अगर रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है तो वो किससे होगी, पास जो होगी वो प्रिंसिपल फोकस से होगी, और उसके बाद क्या होगा, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, फिर कॉन्केव मिरर में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर था कि जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो प्रिंसिपल फोकस पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसमें ये पूछा था कि व्हाट हैपेंस टू द निडल ऑफ कंपास व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन द इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होगा, जो स्विच है अगर उसको ऑन कर दिया जाए तो कंपास में क्या होगा, है ना, कंपास के अंदर क्या होगा, तो कंपास की जो निडल है वो क्या होगी, मूव, उनमें फ्लक्चुएशन आने लगेगी अगर करंट ऑन है तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। सोलेनॉइड जो है उसके आसपास किस तरीके से जो करंट कैरिंग है उसका आपको मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बनाना था। तो आप इस तरीके से उसको ऐसे बना सकते थे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ इस तरीके से होती है ना, कुछ इस तरीके से होती है और कुछ पास भी कर रही होती है ऐसे ऐसे। तो आपको इसको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 9th क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन करने का काम किसका होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं बैटरी और सेल। ये सेम क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो इसमें पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो क्या बताना है हमें, वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो इसका और में है, लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल विद द सोर्स ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। तो इसमें ये बताना है आपको कि जो डिवाइस है उसको पैरेलल में कनेक्ट करने से डोमेस्टिक सर्किट्स में क्या क्या हमें एडवांटेजेस मिल सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो शॉर्ट सर्किट है, जो फॉल्ट है, अगर वो किसी एक डिवाइस में फॉल्ट है तो वही डिवाइस रुकेगा, है ना, उसकी वजह से सारे डिवाइस जो है वो वर्क करना बंद नहीं कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, फ्रॉम एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट विच वन हैज थिकर वॉल एंड वाई। इसमें पूछा है कि जो ऑरिकल यानी कि एट्रियम या ऑरिकल दोनों एक ही बात है, और वेंट्रिकल जो है, इन दोनों में से किसका जो वॉल है वो ज्यादा थिकर होता है। तो हम इसमें आंसर क्या है इसका, वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल जो होता है ना वहीं से जो ब्लड है वो पंप जाता है कहाँ पे, लंग्स के पास जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है जिसकी वजह से इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हार्ट की प्रॉपर वीडियो, आपको अगर हार्ट का जो ऑर्गन है उसको अच्छे से समझना है कि वो किस तरीके से फंक्शन करता है, तो आप, हमने वो वीडियोस जो है वो अपलोड करी हुई है, आप प्लीज उसको देखें और उसको अच्छे से समझें। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू प्लांट्स हैव लोअर एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स। इसमें पूछा है कि जो प्लांट है उसको कम एनर्जी की जरूरत क्यों है एज कंपेयर टू एनिमल। तो हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं उनको फूड की सर्च में यानी कि खाने की खोज में मूव करना पड़ता है, लेकिन प्लांट को तो ऐसा कुछ भी नहीं करना होता, है ना। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनको कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than the terrestrial organism। इसमें पूछा है कि जो ब्रीदिंग रेट है वो एक्वाटिक एनिमल्स का ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर कम होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल, यानी कि जहां पर टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है और पानी के अंदर जो होता है वो ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, और टेरेस्ट्रियल का क्या होता है, उनसे कम वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डीकम्पोजर इज एसेंशियल इन बायोस्फेयर। इसमें पूछा है कि जो डीकम्पोजर्स हैं उनका बायोस्फेयर में रहना जरूरी क्यों है ना।
तो डिकम्पोजर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिकम्पोजर्स होते क्या है। तो डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डीके मैटर पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उसको अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जिस्टेंस बायोस्फीयर में इसलिए जरूरी है क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, ये ब्रेक करने का काम करते हैं, उनको स्मॉलर वन में ब्रेक करते हैं और उसके बाद जो है प्लांट्स जो है उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम ये लिख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर सम सब्सटेंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें पूछा है कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं। तो इसका आंसर हमें देना था क्योंकि ये सिंथेटिक होते हैं, और क्या था कि ये इजीली ये जो है डिकम्पोजर्स के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। तो 13 क्वेश्चन क्या है, राइट टू फंक्शंस ऑफ बाइल जूस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो बाइल जूस है वो कौन सिक्रीट करता है, लिवर, है ना। तो लिवर जो है बाइल सिक्रीट जूस सिक्रीट करता है, तो इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है बाइल जूस का डाइजेशन में। तो सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। राइट, और नेक्स्ट हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, फैट को जो है ब्रेक करता है लार्जर से स्मॉलर पार्ट में। ठीक है, तो बाइल जूस का फंक्शन है कि ये फैट को जो है वो क्या करता है, बड़े से छोटे में ब्रेक करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन असर्जन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि वी यूज बेकिंग सोडा टू गेट रिलीफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। एसर्जन, तो एसर्जन तो ट्रू लग रहा है, बेकिंग सोडा का हम यूज करते हैं। उसके बाद रीजन बोला है कि बेकिंग सोडा इज एसिडिक इन नेचर, तो ये रीजन फॉल्स है ना, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि एसर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसर्जन इन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इन एन इकोसिस्टम सनलाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और रीजन क्या है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। तो इसमें हमें ये बताना था कि एसर्जन और रीजन में जो है, इसमें देखो इसमें क्या है, जो एसर्जन है वो तो ट्रू है, ठीक है, और रीजन जो है वो भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्जन के लिए। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो बोथ एसर्जन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी एसर्जन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट्स बिलोंग टू दी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। प्लांट जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होता है, ट्रू है ये। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, एसर्जन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, एसर्जन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। इसमें देखो क्या लिखा है एसर्जन में कि सेलुलर डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट इन अ प्रोजेनी। मतलब कि जो सेलुलर डीएनए के अंदर, डीएनए जो होता है वो किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो हमें पता है क्योंकि डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन के अंदर क्या होते हैं, सब कुछ कोडेड होता है ना। नेक्स्ट है कि रीजन क्या है कि सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर द मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। तो इसमें भी क्या है, तो इसमें भी हम क्या बोल सकते हैं कि एसर्जन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्जन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th क्वेश्चन। इसमें आपको ये पहले रीड करना था और उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर देने थे, है ना। तो हम रीड तो आपने किया होगा, मैं इसको एक्सप्लेन क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ बस। पहला क्या है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज। मतलब वाटर का जो लॉस होता है प्लांट्स के अंदर उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। इसका क्या था, बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टडी द ग्राफ बिलो द रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना था, है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या था, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज विद द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ट्रांसपीरेशन का रेट बढ़ेगा जब ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि आपको ए और बी और ये सी, ये 3 लाइन दी हुई है ग्राफ के अंदर, और बतानी है कि ये क्या क्या शो कर रही है ना। तो इसमें जो है, जो ए वाला पार्ट है, जो ए वाली लाइन है, वो क्या हमें कर रही है, ह्यूमिडिटी बता रही है। बीज वाला जो था वो क्या बता रहा है, टेम्परेचर, और सी वाला क्या बता रहा है, लाइट इंटेंसिटी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। मतलब ट्रांसपीरेशन जो होता है प्लांट्स के अंदर, उसको कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। तो बिग साइज ऑफ लीफ, कलर ऑफ लीफ, शाइनी डे, या सक्कन स्टोमेटा। तो देखो, इन सब प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन के रेट में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जो सक्कन स्टोमेटा होता है, यहां पर क्या होता है, ये स्टोमेटास जो होते हैं ना, ट्रांसपीरेशन के रेट को कम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका ये लिखेंगे सक्कन स्टोमेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। इसमें पहला क्या है, इट इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट ड्यूरिंग नाइट। It is the major driving force in the movement of water in the xylem. और नेक्स्ट क्या है, स्टोमेटा प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपीरेशन। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सी चार स्टेटमेंट, चारों में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो क्या है, करेक्ट है। तो जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, सी। इसमें फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ, ये 3 स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, इसमें आपको भी ये पढ़ना था और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने थे, राइट। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर में हमें क्या करना है, इनको जो है बताना है कि कौन सा, इनमें जो 4 ग्रुप है, 1 2 3 4, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो है ये तीनों तो नॉन मेटल है। ठीक है, ये मेटल्स हैं, इसमें ये जो है एक मेटल है, बाकी 2 नॉन मेटल, और ये नॉन मेटल्स हैं कुछ इसके अंदर भी। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो है, इसमें बोला गया है कि आपको पता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है ना, वो कैसे बढ़ता है। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है मेटल्स का। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स का क्या होता है, नॉन मेटल्स का क्या होता है, नॉन मेटल्स का मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो जो मेटल्स होते हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैव द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अमंग दी फॉलोइंग। तो इसमें जो फ्लोरीन है उसका हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल डू नॉट लूज देयर इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली ड्यू टू। इसमें पूछा है कि इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आप पूछा है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं करते, क्यों। क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो लास्ट वाला शेल होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा क्या होगा इसमें, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये भी हमें पता है, फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें रिलेशन बताना है किसके बीच में, न्यूक्लियर चार्ज के बीच में, और जो टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन की उसके बीच में। तो इसमें से देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हायर द न्यूक्लियर चार्ज, लोअर द आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है लोअर द न्यूक्लियर चार्ज, हायर द आयोनाइजेशन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हायर द न्यूक्लियर चार्ज,
higher the tendency to lose electron. There is no relation between nuclear charge and tendency to lose electron. तो सेकंड लास्ट वाले दो तो है ही नहीं, इसका जो ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कब बढ़ेगी, जब उसका न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए आपको ये पढ़ना था और फिर इसके बेसिस पे क्या हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन सनलाइट इज कंसंट्रेटेड ऑन अ पेपर प्लेस्ड एट अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ हाई पावर कन्वेक्स लेंस ऑन अ ब्राइट आफ्टरनून, इसमें पूछा है तो क्या होगा उसके बाद, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, पेपर स्टार्ट बर्न विथ फ्यू सेकेंड्स एट फोकस पॉइंट, वो क्या होगा, वो बीच से बर्न होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें ये कुछ 4 लेंसेज हैं और इसमें 2 मिरर है और 2 लेंस है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस जो है इसमें लिखा हुआ है कौन सा सही है। तो इसमें जो सही सीक्वेंस था वो क्या था, तो इसमें सही वाला कौन सा है, बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 पर रखा हुआ है कॉन्केव लेंस के, और इसमें बोला है कि उस ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशन क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन था वो ये वाला ठीक था। वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और उसका जो इमेज बनेगी वो एट f2 पे बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 4th, इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज। ठीक है, तो 2 लेंसेज की हमें पावर दी हुई है और इसका इक्विवेलेंट पावर बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, प्लस 2.25D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल मिरर एज शोन इन फिगर। देखते हैं हम फिगर में क्या शो करा हुआ है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर पर जब इंसिडेंट रे फॉल होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि विच स्फेरिकल मिरर डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसमें जो ऑप्शन ये है सी वाला, ये करेक्ट है। ठीक है, इसमें जो होता है इंसिडेंट रे का जो वो होता है वो 0 हो जाता है एकदम। ठीक है, तो वो बैक हो जाता है वापस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको पहले ये पढ़ना था, उसके बाद कुछ आंसर्स देने हैं, तो हम आंसर से स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, इसमें पूछा है कि व्हाई डज द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन शो, व्हाट डज द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन शो। तो जो फील्ड लाइन होती है उसकी क्लोजनेस हमें क्या बताती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और दूसरा क्या बताती है, पोजीशन ऑफ नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए एंड बी, तो डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गैप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो बीच में जो गैप होती है वो इनमें से क्या होती है। ठीक है, इसमें बताइए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फील्ड लाइन। नेक्स्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फील्ड लाइंस। नेक्स्ट है रिमेन सेम एवरीवेयर, मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। उसका जो ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो डिस्टेंस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नेक्स्ट है क्लोजर टू ईच अदर एट द पोल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या था, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर एनालाइजिंग अ ग्राफ अ स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या था, बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली डायरेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो जो क्वेश्चन 21 है इसमें क्या बोला है, इफ लीव्स ऑफ हेल्दी पोटेड प्लांट वर कोटेड विद वैसलीन टू ब्लॉक द स्टोमेटा, विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग, स्टेट 2 रीजन फॉर योर आंसर। इसमें पूछा है कि अगर हम किसी प्लांट के लीफ को, जो हेल्दी प्लांट है यानी कि ग्रोइंग प्लांट है, उसके लीफ के ऊपर वैसलीन लगा के उसको कवर कर दे, तो क्या वो जो प्लांट है वो हेल्दी रहेगा, या वो प्लांट जो है अगर नहीं रहेगा तो क्यों उसके रीजन देने हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि वैसलीन की जो लेयर होती है ना, वो क्या करती है, अगर उसको हम लीफ पे लगाते हैं तो वो क्या करती है, सनलाइट को
लीव्स यानी कि स्टोमेटा तक आने में क्या करती है, वो रुकावट करती है। एक तरीके से वो क्या है, वहां पर बैरियर लाइक फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जो प्लांट है वो हेल्दी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब सनलाइट उसको मिलेगा नहीं और वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा तो प्लांट क्या होगा, जल्दी ही ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और वाला पार्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैव थिक वॉल एंड विच विल हैव द वेल्व इट एंड वाई। इसमें पूछा है कि इन आर्टरीज, कैपिलरीज इन वेन, इन तीनों में से किसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है और किसके पास वेल्व्स होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, तो जो आर्टरी होती है उससे क्या होता है, पूरी बॉडी को, आर्टरी आपको पता है कि जो सबसे बड़ा जो आर्टरी है वो क्या है, ऑटा है, ऑटा। तो ऑटा के थ्रू क्या जाता है, पूरी बॉडी में क्या जाता है, ब्लड जाता है। तो उसकी जो वॉल्स होती है वो क्या थिक होती है और उसके साथ साथ उसके पास वेल्व भी प्रेजेंट होती है। वेल्व दो फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, ब्लड जब उसमें एंटर करने वाला होता है तो वो खुल जाता है और जब वो बंद होने वाला होता है तो उसको बंद कर देते हैं, जब ब्लड को नहीं आना होता है तो, ठीक है। इसको आप प्रॉपर हर्ट की वीडियो में समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, स्टेट 3 स्टेप्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो राइट दिट्स केमिकल रिएक्शन। तो ये तो आपको पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो 3 रिएक्शंस होती हैं, आपको उन तीनों रिएक्शन के स्टेप्स लिखने थे और केमिकल इक्वेशंस लिखनी थी उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड CNG एंड नेम इट्स मेजर कंपोनेंट, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज क्लीन फ्यूल। CNG को एक्सपेंड करना था तो ये तो सबको ही पता होता है। CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और उसका एक मेजर कंपोनेंट बताना है, वो क्या होता है, मीथेन, ठीक है। तो इसका मेजर कंपोनेंट हो गया मीथेन। और उसके बाद पूछा है कि व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज क्लीन फ्यूल। तो इसको क्लीन फ्यूल क्यों कहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। ये हम लिखना था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। तो जो इसमें थर्ड है, थर्ड क्या था, थर्ड क्या होगा, प्रोपेन होगा, प्रोपेन। और फिफ्थ वाला जो है वो पेंटेन है। उसके साथ साथ हमें इसका फॉर्मूला भी लिखना था, तो CnH2n फॉर्मूला, तो इसका क्या था, C3H8 और इसका क्या था, C5H12, ठीक है। उसके बाद हमसे ये पूछा है कि इन दोनों में से किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा और क्यों होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पेंटेन का ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हाइड्रोजन गैस कब प्रोड्यूस होता है, जब हम मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ। बट दिस डज नॉट हैपन व्हेन द एसिड इज नाइट्रिक एसिड। तो ये जो प्रोसेस है वो तब नहीं होता अगर एसिड की जगह नाइट्रिक एसिड हो तो क्यों नहीं होता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है इसका, कि जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप। 25th क्वेश्चन, 2 students use 2 prism and arrange in the different manner, then pass a beam of white light on faces of the prism as shown in figure। इसमें तो क्या, 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने प्रिज्म का यूज करके क्या किया है, एक व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि ड्रॉ द डिफ्रेक्टेड एंड इमर्जेंट रे इन बोथ द फिगर्स। तो इसमें हमें रिफ्रेक्टेड रे और इमर्जेंट रे को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखिए ये व्हाइट लाइट है, इंसिडेंट रे, जब ये इसके अंदर आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है ये, तो कुछ इस तरीके से ये ऐसे स्कैटर करेगा 7 पार्ट्स में, राइट। फिर जब ये निकलेगा तो मैंने बताया था कि ये क्या होता है, टुवर्ड्स द बेस की तरफ जाता है वापस, इमर्जेंट रे, ठीक है। फिर जब ये इस वाले में जाएगा इसके अंदर, तो ये फिर से क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा और फिर ये निकलेगा तो यहाँ पर भी टुवर्ड्स दी बेस की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है कि इसको इमर्जेंट और जो ये जो है इसको ड्रॉ करना है, ठीक है।
नेक्स्ट वाले में पता है आपको, इसमें तो व्हाइट एक जो लाइट है इंसिडेंट रे वापस इंसिडेंट रे में निकलेगी क्योंकि उल्टा करके रखा हुआ है। इसमें क्या होगा, ये टुवर्ड्स दी बेस की तरफ जाएगा, ये नॉर्मल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वापस से इसमें आएगा, इमरजेंट रे टुवर्ड्स दी बेस निकलेगा, फिर ये इसमें जाएगा, 7 में स्कैटर्ड होगा, और फिर ये यहां से क्या होगा, एक व्हाइट लाइट में निकलेगा। तो आपको इसे ड्रॉ करना था, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, नेम द फिनोमेना टेकिंग प्लेस इन बोथ द फिगर्स। दोनों फिगर्स के अंदर कौन सी फिनोमेना, तो जो यहाँ पर फिनोमेना हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये जो डायग्राम है, इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर 5 ओम। 5 ओम के जो रजिस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं इसके अंदर, और हमें इसमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें I इक्वल्स टू V बाई आर करके फॉर्मूला लगाना है और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि 27, इट इज अ मैटर ऑफ चांस वेदर अ कपल विल हैव अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड, जस्टिफाई योर आंसर विद अ सुटेबल डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि मतलब किसी भी मेल और फीमेल के बीच में जो कोई चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये क्या है, एक चांस की बात है ना। तो ये जो हमने पढ़ा है, ये किस में पढ़ा है हमने, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, है ना। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसी में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि क्या होता है, एक जो होता है फीमेल होती है उसके पास 6 क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, XX, और मेल के पास क्या होता है, XY। तो अगर इसका फीमेल का X और मेल का X आता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे XX बनेगा। तो ये जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, गर्ल होगी, राइट। तो और दूसरे में क्या होगा, अगर इसका X आता है इसका Y आता है तो क्या होगा, इसका XY। तो ये कैसा होगा, मेल चाइल्ड होगा, राइट। तो ये एक मैटर ऑफ चांस की तो बात है, हमें नहीं पता ना कि कौन सा किस बार हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में X क्रोमोसोम आए तो सेकेंड टाइम में इसका Y आ जाए, है ना। तो हमें ये क्या है, एक मैटर ऑफ चांस की बात है ना। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना था सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रॉपर डायग्राम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, a dominant blue colored flower and round seed pea plant, जिसको कैपिटल B और कैपिटल R से इन्होंने डिनोट किया है, बोला है विद दैट ऑफ व्हाइट कलर फ्लावर एंड रिंकल सीड पी प्लांट, जिसको स्मॉल b और r से डिनोट किया गया है। उसको बोला है, इस क्वेश्चन में क्या था कि अगर हम राउंड सीड और कैसा हो, वो ब्लू कलर का हो, ठीक है, और रिंकल सीड्स हो और कलर कैसा हो उसका, व्हाइट कलर हो। अगर हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो उसके बाद देखो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर इन शेप ऑफ द सीड इन F1 जनरेशन। इसमें पूछा है कि F1 जनरेशन के अंदर जो सीड हमें मिलेंगे उसका कलर क्या होगा और उसका शेप क्या होगा, ठीक है। तो जो कलर है F1 जनरेशन में आपको पता है कि जो डोमिनेंट वाले होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि जो हमें फ्लावर मिलने वाला है उसका क्या होगा, कलर क्या होगा, उसका ब्लू होगा, और उसका जो शेप होगा वो भी कैसा होगा, राउंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, इसका क्या होता है, क्रॉस करने के बाद जब हम करते हैं तो 9:3:3:1, ये इसका फिनोटिपिक क्या है, रेशियो है, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन दिस क्रॉस। इस क्रॉस में पूछा गया है कि इनहेरिटेंस का जो टाइप है वो क्या। तो इसमें जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, डिफर है फ्रॉम 2 डिफरेंट ट्रेट्स, अलग अलग ट्रेट्स से हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is CFC and how these affect the ozone layer, why damage to ozone layer is a cause of concern। ये मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में भी था, ठीक है। इसमें पूछा है कि CFC जो है वो क्या होता है और वो किस तरीके से ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है, और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्यों है, ठीक है। तो आपको पता है कि CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जो कि जो AC वगैरह होते हैं और जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं, जब इनके थ्रू जो है ये निकलते हैं, ठीक है, ये हमारे ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, उनको हार्म कर रहे हैं, और वहां से हमें क्या रेडिएशन मिल रही है, UV रेज मिल रही है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है।
और जितना यूवी रेज जो है वो आएंगी सन के अर्थ के ऊपर, तो जो लोग हैं उनके अंदर क्या होगी, डिजीज बढ़ेंगी। जैसे आपको पता है कि स्किन डिजीजेस होती हैं यूवी रेज से, ठीक है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना था ब्रीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ systematic representation of transport exchange of oxygen carbon dioxide during the transportation of blood in human being and label any two of the following it। ठीक है, तो ये आपकी बुक में एक डायग्राम था, है ना। उस डायग्राम को आपको बनाना था, उसमें जो ब्लड का जो मूवमेंट है वो बताया गया है कि कैसे वो लंग के अंदर जाता है तो प्यूरिफाई होता है वहां पर, ठीक है। तो उसमें आपको ऑर्टा, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इन सबको लेबल करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ड्यूरिंग एन experiment in laboratory, student mixed a solution of lead nitrate into potassium iodine solution in a test tube। ठीक है, क्या किया उसने, एक लेबोरेटरी के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने क्या किया, मिक्स किया, एक सोल्यूशन बनाया लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द कलर एंड केमिकल नेम ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। इसमें पूछा है कि जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका कलर क्या होगा और उसका नेम क्या होगा, केमिकल नेम। तो जो उसका कलर होगा वो कैसा होगा, येलो कलर का होगा, ठीक है। और उसके बाद पूछा है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसमें बताना था आपको कि ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो इसकी जो बैलेंस इक्वेशन थी वो क्या थी, PbNO3 जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, प्लस 2Ki जो भी एक्वस फॉर्म में होता है, गिव्स PbI2 जो कि सॉलिड होगा, और क्या देता है हमें 2KNO3 जो कि एक्वस होता है, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 31 क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशन ऑफ 6 एलिमेंट ABCDE इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें देखिए ऊपर ग्रुप लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 पीरियड का पूछा है, सेकंड और थर्ड पीरियड का, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि ग्रुप 2 के अंदर और ग्रुप पीरियड 2 में जो ये A एलिमेंट है ये क्या है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, हमें एक्चुअल में इसमें क्या क्या आंसर करना है, ओके। तो इसमें पूछा है कि विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा एलिमेंट बनाएगा, ठीक है। तो देखिए जो ग्रुप 14 होता है ये कार्बन का ग्रुप होता है ना, तो ये वाला जो है ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखना है हमें, बी एलिमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ए। आपको पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन ए जो है वो कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। इसकी वैलेंसी बतानी है। तो ये देखो ये ग्रुप सेकंड का है और पीरियड भी सेकंड का है ना। तो कौन सा होता है यहाँ पे, बेरिलियम होता है ना। तो बेरिलियम की क्या बतानी है आपको, एटॉमिक नंबर बताना है, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसकी वैलेंसी बतानी है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 4 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। नेक्स्ट है आउट ऑफ डी एंड ई विच वन हैज मोर एटॉमिक रेडियस एंड वाई। इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, डी और ई में से। तो इसका आंसर क्या है, आपको पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो इसका आंसर क्या है, डी का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ई, ओके। नेक्स्ट है पार्ट डी, राइट अ कॉमन नेम फॉर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट सी एंड एफ। सी कहां पर है, ये वाला, और एफ। तो 18th ग्रुप का एक कॉमन नेम बताना है हमें। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नोबल गैसेस बोलते हैं, है ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। इसमें बोला है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको करते हैं। ये देखिए
तो जो Mg होता है उसके पास कितने, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके साथ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखना है ना। देखिए कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। रिएक्शन जो है हमें लिखनी है Mg2+ और उसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, MgO। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और उसके अगला क्वेश्चन क्या था कि वाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होते हैं बिकॉज दे हेल्ड टुगेदर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, है ना। इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, इसलिए क्या क्या होते हैं, इनका जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे ना। तो देखिए इसमें पूछा है कि अ लाइट रे OA इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ ग्लास स्लैब एंड फॉर्म अ 40 डिग्री एंगल एज शोन इन द गिवर। तो इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ पर एंगल ऑफ, हमने ग्लास स्लैब के बारे में ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, और यहाँ पर हम देख करके भी डायग्राम को हम बता सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 40 है तो इमरजेंस भी क्या होगा, 40 होगा। और नेक्स्ट क्या है, will the value of angle of refraction be more or less than 40 डिग्री एंड y। तो इसमें पूछा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 40 से ज्यादा होगा या 40 से कम होगा। तो ये क्या होगा, 40 से कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब व्हाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल होती है ना, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको देख करके भी समझ सकते हैं कि जब ये इस मीडियम से इस मीडियम में आती है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा, 40 से कम होगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। जो स्नेल्स लॉ होता है वो क्या होता है, तो इसे तो बहुत ही इजी है। क्या था इसका फॉर्मूला, साइन I अपॉन में साइन R इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको आपको डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ABCD का पीएच दिया हुआ है 6, 9, 12, 7। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, विच अमंग देम इज मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट एसिडिक क्या होगा, 6, और मोस्ट बेसिक क्या होगा, 12। तो क्या बोलेंगे हम इसमें, A और जो C है वो क्या है, दोनों A मोस्ट एसिडिक है और जो C है वो क्या है, मोस्ट बेसिक है। विच ऑफ द सॉल्यूशन हैज द मिनिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें पूछा है कि किस सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, A। ठीक है, जो जितना एसिडिक होता है उसके पास उतने ही हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कलर विल बी अपीयर इफ वी एड फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इन ऑल दी 4 सॉल्यूशंस। अगर हम इन चारों सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन ऐड कर दे, आपको पता है कि फिनोफ्थलीन क्या है, एक इंडिकेटर है जो पिंक कलर देता है ना। तो अगर हम इन चारों सॉल्यूशंस के अंदर उसको ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देगा, अगर हम उसको A में ऐड करेंगे तो वो हमें पिंक कलर देगा। सॉरी, जो एसिड्स होते हैं उसमें इसका कोई वो नहीं होता, तो ये कलरलेस होता है वहां पे। ठीक है, क्या होता है, कलरलेस होता है। उसके पास B, तो B का पीएच क्या है, 9। तो यहाँ पर जो बेसिक होते हैं उसमें ये क्या देता है, पिंक कलर देता है, और जो एसिडिक होते हैं उसमें ये कलरलेस शो करता है, और जो न्यूट्रल होते हैं उसमें भी ये पिंक कलर देता है। अगेन, जो एसिड होते हैं और जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर A वाला ये क्या है, एसिडिक है, और जो D है वो क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि A का पीएच क्या है, 6 और D का पीएच क्या है, 7। तो इन दोनों में क्या होगा, ये कलरलेस होंगे, कोई कलर नहीं शो करेंगे। और जो बेसिक वाले हैं B और C, जिसका पीएच 9 और 12 है, यहाँ पर ये पिंक कलर शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
distilled water does not conduct electricity, but if we add few drop of an acid it conduct electricity. Why? तो हमें पता है कि डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी मिनरल, कोई भी सॉल्ट नहीं होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम उसके अंदर एसिड को ड्रॉप करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं, तो क्या होगा, जो एसिड होंगे वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो डिस्टिल्ड वाटर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, अ व्हाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, है ना। तो जो व्हाइट कलर का पाउडर है उसको यूज करते हैं डॉक्टर्स जब बोन्स में फ्रैक्चर होता है तो उसको यूज करते हैं, राइट। केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द पाउडर, तो उसका केमिकल नेम क्या होगा और इसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। आपको पता है ये क्या है, POP है, राइट। नेक्स्ट, when this white powder is mixed with water a hard mass is obtained, write balanced chemical equation for this change। इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये तो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, हाउ दिस पाउडर इज प्रिपेयर्ड, राइट केमिकलेशन फॉर दिस प्रिपरेशन, और इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है उसका भी लिखना था, ठीक है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या होता है, इसको हीट करते हैं 120 डिग्री पर, है ना, जिप्सम को, उसके बाद इसका जो रिएक्शन है आपको वो लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज वी नो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न इन अवर कंट्री, व्हाट आर 3 डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ दीज मेथड्स वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या बताना था कि जो कॉन्ट्रासेप्शन की 3 मेथड बताने थे, तो आपको पता है 3 मेथड क्या है, एक बैरियर मेथड है, पहला क्या है, फर्स्ट क्या था, बैरियर मेथड, सेकंड क्या है, केमिकल मेथड, और जो थर्ड था वो क्या था, सर्जिकल मेथड। इन तीनों मेथड को क्या करना था, आपको एक्सप्लेन करना था। बैरियर मेथड्स में क्या करते हैं, हम कॉन्डम्स का यूज करते हैं। केमिकल मेथड में क्या होती है, जो लेडी होती है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है, ठीक है। और सर्जिकल मेथड में क्या होता है, ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर किया जाता है। फीमेल के अंदर जो वासा डिफरेंस कह रही, जो ट्यूब यानी कि जो ओविडक्ट होता है उसको क्या करते हैं, कट करके टाई कर देते हैं, और जो मेल के अंदर होता है उसको, उसमें वासा डिफरेंस को क्या करते हैं, कट करके टाई कर देते हैं, तो इसको सर्जिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। उसको आपको एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि व्हाट आर एसटीडी, एसटीडी क्या होती है, तो एसटीडी क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को एसटीडी बोलते हैं। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी एसटीडी, तो इसमें पूछा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव का कौन सा मैथड है जिसको हम यूज अगर करते हैं तो एसटीडी से हम बच सकते हैं। तो कॉन्डम्स जो है अगर हम उसका यूज करें तो एसटीडी से हम बच सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था 36, इसमें देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। तो क्या है, ये एक टाइप का मैग्नेट है जिसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब उसके विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा था कि हाउ इट इज डिफर फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट में क्या होती है, पोल्स जो होती है वो फिक्स होती है, इसमें फिक्स नहीं होती, तो ये किस तरीके से ये परमानेंट होती है बेसिकली, तो इसके अंदर ये डिफरेंस था। उसके बाद पूछा है कि एक्सप्लेन 3 फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड, 3 फैक्टर्स बताने थे इसके, तो क्या क्या थे फैक्टर्स, दी नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल फर्स्ट, सेकेंड था द करेंट फ्लोइंग इन दी कॉइल, और थर्ड था द लेंथ ऑफ एयर गैस बिटवीन इट्स पोल, ठीक है। तो इन तीनों फैक्टर्स को आपको हल्का हल्का एक्सप्लेन भी करना था, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पार्ट, अ कॉइल ऑफ अ कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, what would happen if a bar magnet is pushed into the coil with the north pole entering it, अगर क्या करे उसका नॉर्थ पोल क्या हो, इसकी तरफ पुश कर रहा हो, तब क्या होगा। तो तब जो है इसमें लिखा, इसमें आपको लिखना था, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड होता ड्यू टू EMI, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका कि अगर हम उसको क्या करें, पुल्ड आउट ऑफ द कॉइल करें, अगर हम उसको क्या करें मैग्नेट को बाहर निकालने कॉइल से, तो क्या होगा। तो इस बार भी क्या होगा, जो करंट है वो इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, लेकिन इस बार जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिवर्स, गैल्वेनोमीटर के रिवर्स होगी। ठीक है। नेक्स्ट था इसका क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। इसमें था कि अगर हम हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड दी, अगर हम मैग्नेट को क्या करें उसके कॉइल के अंदर डाल दें, इनसाइड कर दें स्टेशनरी पोजीशन में, तब क्या होगा। तो इसमें बताना था कि कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, इसमें देखो पहले क्वेश्चन जो है और करके है 36 क्वेश्चन ही है, लेकिन उसका लास्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है उसका। इसमें बोला है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर XY, ठीक है, एंड एमीटर और वोल्ट मीटर 4 सेल्स, 4 सेल्स इसके साथ कनेक्टेड है, ईच एंड अ प्लग की वॉज सेटअप। ठीक है। तो ये आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट में बोला है कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू स्टडी द रिलेशन between the potential difference maintained between the x and y and the electric current flowing through x and y। तो इसका हमें क्या करना था, सर्किट डायग्राम बनाना था। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सर्किट डायग्राम इसमें बना करके दिखाना था। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें बोला गया है कि फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्लॉटेड बिटवीन v एंड i वैल्यूज ऑफ दिस सर्किट। इसमें पूछा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर XY। जो XY वायर है यहाँ पर, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस फाइंड, तो इसमें जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना था। इसमें क्या करना था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना था। जो सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, VI करके। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट द लॉ विच इज इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन ग्राफ। तो इसमें आपको ओम्स लॉ को डिफाइन करना है। क्या करना है, ओम्स लॉ को डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, क्या है, एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉन अ करंट इतना एम्पियर फ्रॉम द वोल्ट सप्लाई लाइन, व्हाट रेटिंग ऑफ फ्यूज शुड बी कनेक्टेड टू दी व्हेन द रूम हीटर इज कनेक्टेड इतना टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन। ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका था, उसमें आपको करना क्या था, ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि करंट दिया हुआ था और वोल्टेज दिया हुआ था, है ना, वोल्ट दिया हुआ था। तो आपको यहां से क्या निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना था, जो हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या करना है, सेकंड कंडीशन में हमें पूछा है कि 240 वोल्ट के लिए हमें क्या निकालना था, करंट निकालना था, है ना। तो रेजिस्टेंस तो सेम रखेंगे, हम उसको सेम ही यूज करेंगे। तो इसमें आपको वोल्ट दिया था 240, रेजिस्टेंस कितना था 50। तो इसमें आपको निकालना क्या था, करंट। तो करंट इसका क्या आ जाएगा, 4.8 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है। तो जो आज का क्वेश्चन पेपर है ये हमने सॉल्व कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।